योर ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डिजाइनिंग कैसी है। डिजाइनिंग का मतलब कि इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितने आर्टिकल्स एंड ऑल हैं, क्या चीजें होती हैं आर्टिकल वगैरह, ये सब हम समझेंगे। और इंडिया का मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो कैसा है, उसको बनाने में क्या क्या प्रोसेसेस रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का, उसको डिजाइन करने में क्या पूरा प्रोसेस रहा है, ये चीज हम समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इंडिया का वो देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और दूसरी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट पे आने से पहले हमें एक स्टोरी पढ़नी होगी जिसमें हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे साउथ अफ्रीका में बना, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों जरूरी है, और तब जाके हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो साउथ अफ्रीका की कहानी क्या है। साउथ अफ्रीका में आप सभी को पता है कि अफ्रीकन्स जो हैं, साउथ अफ्रीकन्स बेसिकली वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, ब्लैक इन कलर, दे आर ब्लैक इन कलर। तो वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले जो है प्रैक्टिस की जाती थी। गांधी जी के बारे में भी जानते होंगे, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पे उन्होंने ब्लैक्स के खिलाफ कुछ मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में, उसमें गांधी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो साउथ अफ्रीका में जो नेटिव वहां के थे वो ब्लैक्स रहते थे, ठीक है। तो वहां की कहानी यहीं से शुरू होती है, ये जो उनका ब्लैक कलर था। कहानी क्या है? कहानी यह है कि साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। कैसा सिस्टम? तो अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेस का मतलब क्या होता है? कलर, बॉडी कलर, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है बॉडी कलर की बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में किया जाता था इसको स्पेशल नाम दिया गया था एपार्थाइड, ठीक है। तो एपार्थाइड अगर कोई पूछता है कि क्या था, तो इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सिंपली क्या था? इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहां पे एक चीज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। वाई? क्योंकि कहीं पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप देखोगे तो वहां पे आप उसको एपार्थाइड नहीं बोल सकते। ये साउथ अफ्रीका की एक यूनिक सिचुएशन थी, यूनिक कंडीशन थी जहां पे इसको एपार्थाइड नाम दिया गया। हर जगह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को आप एपार्थाइड नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट डिफिनेशन एपार्थाइड की क्या होगी? इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। दो ही पॉइंट, पहला सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा यूनिक टू साउथ अफ्रीका। बस इतना है एपार्थाइड की डिफिनेशन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, सर अभी आपने बताया कि जो नेटिव्स हैं, जो वहां के पब्लिक है साउथ अफ्रीका की, वो ब्लैक कलर होती है, तो फिर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे शुरू हो गया? तो आगे इसमें देखो बोर्ड पे मैंने लिखा है यूनिक टू साउथ अफ्रीका के आगे इम्पोज्ड बाय द व्हाइट यूरोपियंस। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि ये व्हाइट यूरोपियंस कहां से आ गए, हम तो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो आगे देखो, ठीक है। पहले पहला पॉइंट एक बार फिर देखते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका which was imposed on blacks by the white Europeans। white Europeans के द्वारा blacks पे impose किया जाने वाला racial discrimination जो कि साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था उसको हम कहते हैं एपार्थाइड। नाउ हम देखते हैं कि ये white Europeans की क्या कहानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बिटवीन 17th एंड 18th सेंचुरी। 17th एंड 18th सेंचुरी, ये चीज पहले भी मैंने बता चुका है कि 17th और 18th सेंचुरी क्या होता है। जैसे देखो 0 से जब 100 स्कोर तक जाओगे तो ये आप फर्स्ट सेंचुरी बना रहे होते हो, ठीक है। जब 100 से 200 में जाते हो तो सेकंड सेंचुरी बना रहे होते हो। सेम वे में अगर 17 से 18 में जाओगे तो वो कौन सी सेंचुरी होगी? 18th सेंचुरी होगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो अगर हम बात करें 0 से 1 तक तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट सेंचुरी। 1 से 2 तक ये हमारा सेकेंड सेंचुरी है। सेम वे में अगर कंटिन्यू किया जाए तो अगर 16 से 17 तक जाएंगे, ठीक है, 1600 से 1700 तक जाएंगे तो ये हमारा कौन सा होगा? 0 से 100 और 200 कर लो, नहीं तो कहोगे सर 1 2 कहाँ से आ गया। 1600 से 1700, 100 में ही सेंचुरी होती है, तो 1600 से 1700 में जब जाओगे तो ये हमारी 17th सेंचुरी होगी, और 1700 से 1800 में जब जाओगे
तो ये हमारी 18th सेंचुरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिटवीन 17th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। क्या कहा जा रहा है, बिटवीन 17th एंड 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका। ये क्या है, तो इंडिया की कहानी सब लोग जानते हैं। इंडिया कैसे गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, वो इंडिया में व्यापार करने आई थी। क्या करने आई थी, ट्रेड करने आई थी इंडिया में, और धीरे धीरे इंडिया पे अपना हक जमाने लगी थी। सेम तरीके से 17th और 18th सेंचुरी के बीच में, लगभग इसी टाइम पे इंडिया में भी ये सारी चीजें हुई थी, तो उसी टाइम पे साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ने वहां पे ट्रेड करने के बहाने अपना पांव जमा लिया था। और उसके बाद वहां पे इंडिया में तो उतना कंट्रोल उनका नहीं हुआ, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से कंट्री को कंट्रोल कर लिया था इन व्हाइट यूरोपियन से। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इम्पोज्ड बाय व्हाइट यूरोपियंस क्यों कहा गया, क्योंकि वो कंट्री जो थी साउथ अफ्रीका, वो व्हाइट यूरोपियंस के कंट्रोल में आ चुकी थी। ठीक है, अब आगे देखो कौन कौन से लोग वहां पे थे, मतलब कितने टाइप्स के लोग थे। बेसिकली दो तरह के लोग तो आप जान गए। पहला ब्लैक, जो कि वहां के नेटिव सिटीजन्स हैं, साउथ अफ्रीका के अपने लोग हैं। व्हाइट्स, जो कि यूरोपियंस हैं, जो यूरोप से ट्रेड करने के बहाने पहुंचे थे। अब तीसरे में देखो, नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड ब्लैक, ये चीज मैंने बता दिया, इन कलर। और इसके बाद देयर वर ऑल्सो सम मिक्स्ड रेसेस। ऐसा तो है नहीं कि जितनी पॉपुलेशन है जहां की, अब साउथ अफ्रीका में कहीं बाहर से भी लोग आते जाते रहते हैं, तो उन लोगों का कलर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक हो। ठीक है, डार्क ब्लैक नहीं होता है, कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ लोग थोड़े से हल्के गोरे होते हैं, कुछ लोग हल्के काले होते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो उनको ब्लैक नहीं कहा गया, उनको यहाँ पे क्या कहा गया, कलर्ड। ठीक है, तो नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड ब्लैक। देयर वर ऑल्सो पीपल हु वर ऑफ डिफरेंट रेसेस के थे, तो उनको कलर्ड बोला गया। एंड सम ऑफ द पीपल्स हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भी कुछ लोग जाके साउथ अफ्रीका में बसे हुए थे। ठीक है, या तो उनको इंडेंचर्ड लेबर की तरह, मतलब जैसे इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी बन चुकी थी और साउथ अफ्रीका में भी उनका रूल था, तो इंडिया से ये लेबर्स को ले जाके वहां पे, इंडेंचर्ड लेबर किसे कहा जाता है, जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाए जाते हैं और उनको घर वापस करने की परमिशन नहीं होती है, घर वापसी की परमिशन नहीं होती है, वहीं पे उनको बसना पड़ता है। तो एज ए इंडेंचर्ड लेबर, इंडिया से जिन लेबरर्स को ले जाके साउथ अफ्रीका में बसा दिया गया, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। सम पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अब जरूरी नहीं है कि वही लोग कुछ अपने मन से भी जाके बस सकते हैं वहां पे, तो उनकी भी बात है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के वहां पे कितने तरह के लोग हैं, पहला व्हाइट यूरोपियंस हो गया जो ट्रेडिंग कंपनी के बहाने आए थे, दूसरा नेटिव ऑफ साउथ अफ्रीका हु आर ब्लैक इन कलर, तीसरा सम अदर रेसेस के पब्लिक जो थी जिनको कलर्ड बोला गया, और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सम इंडियंस हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब इनका जो एपार्थाइड का कहानी है, ये किसके लिए था, किससे वो डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो किसके लिए कर रहे थे, मतलब कि किसके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एपार्थाइड प्रैक्टिस किया जा रहा था। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में ये एपार्थाइड था, लेकिन सिर्फ ब्लैक और व्हाइट के बीच में नहीं था, मेजोरिटी कम्युनिटी ब्लैक और व्हाइट की थी, क्योंकि जहां पे रूल कर रहे हैं वो और जो उनका नेटिव सिटीजन्स हैं वो, इन दोनों की कहानी अलग होती है। तो बेसिकली हम ज्यादा इंफेसिस यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट्स में है, लेकिन इनका जो डिस्क्रिमिनेशन था यूरोपियंस का, वो इंडियंस और कलर्ड के प्रति भी था। तो यूरोपियंस, जो इंडियंस थे, जो कलर्ड थे और जो ब्लैक थे, इन तीनों को इंफीरियर मानते थे। इंफीरियर का मतलब निचले दर्जे का मानते थे, लो कैटेगरी मानते थे, मतलब अपनी जितना सुपीरियर नहीं मानते थे। सुपीरियर का मतलब बढ़िया कह सकते हो, तो अपनी जितना अच्छा नहीं मानते थे, इनको निचले दर्जे का मानते थे। किसको, तो ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस, तीनों को। सिर्फ वहां पे सुपीरियर कौन था, वो थे जो व्हाइट यूरोपियंस थे, जो वहां पे रूल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया, व्हाइट यूरोपियन ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट एज इंफीरियर। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? एक बार फिर से बता देता हूँ, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको एपार्थाइड बोला गया साउथ अफ्रीका में। ये व्हाइट यूरोपियंस के द्वारा इंपोज किया गया था। व्हाइट यूरोपियंस 17 से 18 सेंचुरी के बीच में ट्रेडिंग करने के बहाने साउथ अफ्रीका में आए थे,
और इसके बाद साउथ अफ्रीका के अपनी सिटीजन्स को ब्लैक बोला गया, सम अदर रेसेस के जो लोग थे उनको कलर्ड बोला गया, और कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट होके गए थे उनको इंडियंस बोला गया। जो व्हाइट यूरोपियंस थे जो वहां पे रूल करने लगे थे धीरे धीरे, वो व्हाइट यूरोपियंस जो थे वो इंडियंस, कलर्ड और ब्लैक्स को इंफीरियर मानते थे और सिर्फ अपने आप को सुपीरियर मानते थे। इस वजह से वो इन तीनों से नफरत करते थे और तीनों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन रखते थे, भेदभाव रखते थे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि कैसे ये भेदभाव करते थे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स में भेदभाव करता हूं, तो सवाल आता है कि कैसे भेदभाव करते हैं। कोई तो रीजन होगा, एक को मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं दूसरे को कम पढ़ा रहा हूं, या तो एक को मैं ज्यादा मार रहा हूं दूसरे को कम मार रहा हूं, या फिर एक का नंबर ज्यादा आने पे मैं उसको प्राइज दे रहा हूं, दूसरे का नंबर उतना ही आ रहा है तो मैं प्राइज नहीं दे रहा हूं। तो ये कंडीशन आती है कि कैसे मैं उस डिस्क्रिमिनेशन को कर रहा हूं। तो सेम तरीके से यहाँ पे आता है कि कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन वहां पे इम्पोज्ड हो रहा था। ठीक है, तो इसको एक नाम भी दिया गया है यहाँ पे बेसिकली कि क्या प्रॉब्लम्स थी उनको। प्रॉब्लम्स का मतलब कि जो ब्लैक्स थे या फिर कलर्ड या इंडियंस, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स में क्या है, नंबर 1 है कि नॉन व्हाइट्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो भी व्हाइट्स थे उनके पास वोटिंग राइट्स था, व्हाइट्स के अलावा जितनी भी पब्लिक वहां पे थी दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, किसी के पास भी वहां पे वोटिंग राइट्स नहीं था एक्सेप्ट द व्हाइट सिटीजन्स। ठीक है, दूसरा है ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस एंड दूसरी चीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेरिबल ट्रीटमेंट। टेरिबल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, उसमें कई बार इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया जाता था। तो चाहे इनके साथ कुछ भी कर दिया जाए, ये आवाज नहीं उठा सकते थे, ना ही ये कोई ग्रुपिंग कर सकते थे, कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते थे जो इनके वेलफेयर में काम करे। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि इनके हाथ पांव पूरे बांध दिए गए थे, ये कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते थे। पहली चीज क्या कि व्हाइट जो थे उन्हीं को वोटिंग राइट्स था, ऑल नॉन व्हाइट्स वर डेबर्ड फ्रॉम गेटिंग द वोटिंग राइट्स, उनको जो है वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। दूसरा है ब्लैक्स could not form the association, उनको एसोसिएशन फॉर्म करने की परमिशन नहीं थी, एंड दे कैन नॉट प्रोटेस्ट फॉर द टेरिबल ट्रीटमेंट, जो भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था उसके लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। थर्ड पॉइंट, दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द व्हाइट एरिया, जहां पे व्हाइट लोग रहते थे। ठीक है, गोरे व्हाइट यूरोपियंस जहां पे रहते थे वहां पे इन ब्लैक या कलर्ड या इंडियंस को रहने की परमिशन नहीं है। देखो जहां पे ब्लैक लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ ब्लैक को लेके मत चलना, ब्लैक्स के साथ कलर्ड और इंडियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन था वो ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस तीनों के खिलाफ था। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है कि दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द व्हाइट एरिया, जिन एरियाज में व्हाइट लोग रहते थे वहां पे इनको रहने की परमिशन नहीं थी, ये लोग वहां पे नहीं रह सकते थे। फोर्थ थिंग इज दैट कि दे कुड नॉट वर्क इन द एरियाज ऑफ व्हाइट, या फिर दे कैन वर्क ओनली इफ दे हैव परमिट। अगर व्हाइट एरिया में जैसे मान लो कि कोई टीचर ही है, पढ़ाना है उसको, अगर व्हाइट एरियाज में पढ़ाना है उसको, तो उसको व्हाइट से परमिशन लेनी पड़ती थी, ओनली देन दे वर अलाउड टू टीच इन दैट एरिया। ये जस्ट एक एग्जांपल है, टीचर को ही लेके मत चलना, कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी काम ले सकते हो। तो जितने भी जॉब्स जो लोग भी करते थे, नो वन मतलब एक्सेप्ट व्हाइट्स, नो वन वर अलाउड टू वर्क इन द व्हाइट एरियाज विदाउट परमिट, उनको परमिट लेना पड़ता था तभी उनको व्हाइट एरियाज में काम करने की परमिशन दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, दे कुड नॉट विजिट चर्चेज वेयर द व्हाइट विजिट्स। ठीक है, जहां पे व्हाइट्स वर्शिप करते थे, पूजा करते थे जिन चर्चेज में, वहां पे इनको जाने की भी परमिशन नहीं थी। मतलब कुल मिला के क्या देख रहे हो कि लगभग सारी चीजों में इनको इंफीरियर माना गया, इनको निचले दर्जे का माना गया, इनको दबाया गया, इनको किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया गया, कहीं पे भी इनके साथ बराबर का बर्ताव नहीं किया गया। लास्ट पॉइंट देखो, सेग्रीगेशन वाज फॉलोड। इन सारे पॉइंट्स को अगर समअप करके बोला जाए तो भी ये पॉइंट में आ जाते हैं कि सेग्रीगेशन फॉलो हुआ। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है नहीं पता। सेग्रीगेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि
अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जहां पे चीजें सेपरेटेड हो। जैसे एक क्लास में अगर मान लो कि जैसे अभी आगे पढ़ोगे हिटलर वाला चैप्टर नाजिज्म, तो वहां पे क्या है कि हिटलर कुछ जो ज्यूज चिल्ड्रन थे उनको सेपरेट कर देता था, अलग बैठाता था, दूसरे स्कूलों में उनको अलग बैठाता था, क्या मतलब उनको वहां से अलग कर देता था, ठीक है, बाकी पब्लिक से। तो जो यहाँ पे अलग करने का सिस्टम होता है उसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी सेग्रीगेशन फॉलो होता था। अब सेग्रीगेशन कैसे फॉलो होता था, तो दैट इज, इसको और डिटेल में समझने के लिए आगे देखो, ट्रेन्स, बसेस, होटल्स, और उसके बाद हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक टॉयलेट्स, उसके बाद आपका लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, जितनी भी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें जो पब्लिक यूज के लिए आती हैं, पार्क्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, they all were separated for colored, blacks, Indians and whites। ठीक है, जो स्विमिंग पूल व्हाइट्स यूज करेंगे उस स्विमिंग पूल को ये लोग नहीं यूज कर सकते, जो बस व्हाइट्स यूज करेंगे उस बस में ये लोग नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे सेग्रीगेशन को फॉलो किया जाता था। ट्रेन्स लोगों के लिए अलग थी, ब्लैक्स के लिए अलग, व्हाइट्स के लिए अलग, बसेस अलग थी, टॉयलेट्स अलग थे, होटल्स अलग थे, सिनेमा हॉल्स अलग थे, सब कुछ जो था व्हाइट्स के लिए अलग था, ब्लैक्स के लिए अलग था। तो दिस वाज द सिस्टम या these were the problems which were faced by the inferior pupils, means non-white pupils। ठीक है, तो व्हाइट पीपल जो थे वो लोगों को इंफीरियर समझते थे और इस तरीके से उन पे डिस्क्रिमिनेशन इंपोज करते थे। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। एक बार फिर से स्नैप रिकैप, क्या था, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका is known as apartheid, which was imposed by the white Europeans. White Europeans arrived in South Africa between 17th and 18th century and get control over there। ठीक है, अब इसके बाद white Europeans treated colored Indians and blacks as inferior and followed the policy of apartheid। अब apartheid को कैसे प्रैक्टिस करते थे, तो all blacks were discriminated in the way that they were not allowed to live in the white areas, they were not allowed to work in the white areas without permit, they were not allowed to visit the churches where the whites visit, और they were not having the voting rights, उनके पास voting rights भी नहीं था। साथ में segregation policies were followed, means everything such as schools, colleges, bus, trains, hotels, cinema halls, swimming pools and all were separated for blacks and colors। ठीक है, तो these were some problems which were being faced by the black inferiors। ये कुछ समस्याएं थी जो black inferiors के द्वारा वहां पे फेस की जाती थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे कि इस अपार्थाइड के खिलाफ लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, और अगर आवाज उठाई तो क्या ये खत्म हुआ था, अगर हुआ था तो उसकी क्या कहानी थी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे छूट रहा है हमारा कि अपार्थाइड कब से कब तक वहां पे चला था। मैंने बताया कि 17 से 18 सेंचुरी के बीच में ये जो यूरोपियंस थे वो वहां पे पहुंच गए थे, लेकिन पहुंचते ही उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कुछ टाइम लगेगा अपना सिक्का चलाने में। तो कितने टाइम बाद ये अपार्थाइड वहां पे इंपोज हुआ और कब से कब तक अपार्थाइड की सिचुएशन वहां पे कंटिन्यू रही, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।